हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री भारत का इतिहास टॉपिक संगम युग को कवर करेंगे। संगम युग के पहले हमने कवर किया था भारत पर विदेशियों का आक्रमण। संगम युग के पहले हमने कवर किया था भारत पर विदेशियों के आक्रमण में जो लास्ट टॉपिक था वो था कुषाण साम्राज्य। लास्ट टॉपिक हमने कुषाण साम्राज्य कवर किए थे। आज हम कवर करेंगे संगम युग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि संगम युग जो था वो साउथ में मेन था, दक्षिण भारत में संगम युग था। तो हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं संगम युग के बारे में। कहता है कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए, अब देखिए इसमें कह रहा है कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? संगम साहित्य। मतलब कि दक्षिण भारत का हमको इतिहास जिससे प्राप्त होता है उसी साहित्य को क्या कहते हैं? संगम साहित्य। संगम जो है, संगम शब्द का अर्थ परिषद, और संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? परिषद या गोष्ठी। मतलब गोष्ठी करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा होते थे, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे और उसमें तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। और जो है इन प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था। और प्रत्येक कवि जो है अपनी रचना को किसके समक्ष प्रस्तुत करते थे? संगम के समक्ष। और उनकी जब स्वीकृति मिल जाती थी तो उस रचना का प्रकाशन किया जाता था। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नैनार तिरुनाबुक्करसु अप्पार ने किया था। तिरुनाबुक्करसु का नाम अप्पार भी है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो संगम शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? तो वो शैव संत के यानी नैनार को मानने वाले थे, जिनका नाम था तिरुनाबुक्करसु, और इनको अप्पार भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण के कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। मतलब कह रहा है कि परंपरा के अनुसार, मतलब वो उनकी परंपरा थी, उनका कस्टम था, तो उनके अनुसार जो ये क्या करते थे कि 3 संगम जो आयोजित किया गया, और किन राजाओं के समय? पांड्य राजाओं के समय। पूछा जाएगा 3 संगम का आयोजन जो हुआ किन राजा के संरक्षण में? पांड्य राजा के संरक्षण में। और उसी संगम में जो साहित्य संकलित हुआ वो संगम साहित्य कहलाया। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पत्थु पात्तु इथुथो के पादिनेन किलक कनकु। मतलब कि ये 3 जो नाम है, ये 3 भागों में ये सब तमिल नाम है, तो इसलिए ऐसा नाम है। तो ये जो है इन 3 भागों में वो जो है संगम साहित्य का क्या किया गया? विभाजन किया गया। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। मतलब कहा जा रहा है कि तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। और ये पूछा जा सकता है कि जो कुराल जो संगम साहित्य है उसको किसने लिखा? तो उसको लिखा है तिरुवल्लुवर ने। कुराल संगम साहित्य है उसको किसने लिखा? मतलब कि तमिल साहित्य है उसको किसने लिखा? तिरुवल्लुवर ने। और ये किस पे आधारित है? तो आचार शास्त्र पे, मतलब नियम पे, कैसा आचार व्यवहार विचार होना चाहिए, राजनीति पे, आर्थिक जीवन पे एवं प्रणय विवाह आदि से संबंधित था। ये क्या नाम था इसका? कुराल। और किसने लिखा था इसको? तिरुवल्लुवर ने। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट है कि संगम का आयोजन जो हुआ है, मतलब 3 जो संगम का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ और उसमें क्या सब हुआ,
तो इस बॉक्स में वही बात दी हुई है। तो पहला संगम जो है, प्रथम संगम मदुरा में हुआ, और मदुरा जो जगह है वो साउथ में है, लेकिन अब नहीं है, अब ये समुद्र में विलीन हो गया। दूसरा संगम जो हुआ वो कपाटपुरम में हुआ, ये भी साउथ में है, मतलब ये साउथ का इतिहास है तो साउथ में ही रहेगा। और ये जो है अलबई, अलबई कपाटपुरम का दूसरा नाम अलबई भी है, और ये भी जगह नहीं है, समुद्र में विलीन हो गया। तीसरा संगम जो है ये भी तीसरा मदुरा में, पहला और तीसरा मदुरा में हुआ, और ये भी समुद्र में क्या हो गया, विलीन हो गया, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है कि जो प्रथम संगम हुआ था वो किसके शासन, उस समय कौन अध्यक्ष थे। प्रथम संगम के समय अध्यक्ष थे अगस्त, और दूसरे संगम के समय जो अध्यक्ष थे वो भी अगस्त थे। तीसरे संगम के समय जो अध्यक्ष थे वो नक्कीरर थे। प्रथम संगम के समय भी अध्यक्ष जो थे अगस्त थे, दूसरे संगम के समय भी जो अध्यक्ष थे वो अगस्त थे, और तीसरे संगम के समय भी अध्यक्ष कौन थे, नक्कीरर थे। और प्रथम संगम के समय जो मतलब संकलित ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम है कि प्रथम संगम के समय संकलित ग्रंथ का नाम है अक्टियम परिपदाल मधुनारय मधुकुरुक्कु कलारी आबिरे। कोई भी इनमें से उपलब्ध नहीं है। अब जो प्रथम संगम के समय जो भी साहित्य का संकलन किया गया, लेकिन ये सब में से कोई वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट दूसरा संगम है जो वो तोलकापियम। दूसरा संगम के समय के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ का संकलन किया गया उसका नाम है तोलकापियम। तोलकापियम तमिल व्याकरण रचनाकाल तोलकापियर, मतलब कि तोलकापियम जो है वो तमिल व्याकरण है, और इसके रचनाकार जो थे तोलकापियर। तोलकापियम याद रखिएगा, ये तमिल व्याकरण है। पूछा जाता है क्वेश्चन, तमिल व्याकरण जो है इसका क्या नाम है, तो तोलकापियम। और ये भी पूछा जाता है कि उनके रचनाकार कौन थे, तो उनके रचनाकार तोलकापियर थे। और तीसरा, इसमें एक यही थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और तीसरा संगम है मदुरा। मदुरा जो है उनका अध्यक्षता किए थे नक्कीरर ने, और ये जो उस समय जो ग्रंथ संकलित किया गया था उसका नाम है नेंदुन थौके कुरुन थौके नत्री नई एन कुरु भूरु परिपदाल कुथु बड़ी पेरी से तथा सित्री से। ये सब जो है ये सारा संगम जो इसका संकलन किया गया था किसके समय, तीसरे संगम के समय। आगे है इलांगोकृत शिल्पाधिकारम, एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता के राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। यानी कि कह रहा है कि इलांगोकृत शिल्पाधिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। तो पूछा जाता है शिल्पाधिकारम किसने लिखा है, तो शिल्पाधिकारम ने लिखा है इलांगो ने। शिल्पाधिकारम किसने लिखा है, इलांगो ने लिखा है, और ये भी एक तमिल साहित्य है। इसको तमिल लोग अपना राष्ट्रीय काव्य मानते हैं। और इसमें क्या है, तो इसमें जो है कावेरी पट्टनम के जो कोवलन है उनका, और उनकी पत्नी है कन्नगी, और एक नर्तकी है माधवी, तीनों की प्रेम कहानी है उसमें। नेक्स्ट है मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सितले सतनार ने मणि मेकले की रचना की। इनमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेकले कोवलम नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। यानी कि देखिए, पहला जो शिल्पाधिकारन है उसमें कोवलन और पत्नी कन्नगी और नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। दूसरा जो सितले सतनार ने उसी को आगे बढ़ाया, उसके जनरेशन के बारे में लिखे हैं। और ये सितले सतनार इसकी रचना की है मणि मेकले की रचना की है। और इसमें क्या है, राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेकले कोवलम एवं नर्तकी माधवी की पुत्री। देखिए, इसमें जो कोवलन और नर्तकी माधवी, इनकी ही पुत्री की प्रेम कहानी है। जो कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेकले की प्रेम कहानी है इसमें। और ये कौन है, उदय कुमारन कौन है, और उदय कुमारन तो राजकुमार हैं, और ये मणि मेकले जो हैं वो हैं कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री हैं। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रास्त्र संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। और इस ग्रंथ की कहानी जो है किस लिए बनाई गई है, दार्शनिक एवं शास्त्रास्त्र संबंधी बातों के लिए। और किस ग्रंथ की, मणि मेकले की। और लिखा किसने है, सितले सतनार ने।
इसका महत्व और इस ग्रंथ का जो महत्व है वो धार्मिक महत्व है। नीलकंठ शास्त्री इतिहासकार होंगे एक। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार बौद्ध लेखक दिंगनाथ 5वीं शती की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। यानी कि जो नीलकंठ शास्त्री जी हैं वो कहते हैं कि जो ये मणिमेखले है किस पे आधारित है, तो बौद्ध लेखक जो हैं दिंगनाथ उनकी एक रचना है जिसका नाम है न्याय प्रवेश, तो उन्हीं की रचना पर आधारित है ये मणिमेखले। और दिंगनाथ जो थे 5वीं सदी के बौद्ध ये थे, बौद्ध को मानने वाले ये आदमी कह सकते हैं। तो दिंगनाथ कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। ये भी पूछा जा सकता है न्याय प्रवेश किसकी रचना है, तो दिंगनाथ की। मणिमेखले किसकी रचना है? शीतले सत्यनारायण की। तो इस तरह से क्वेश्चन रह सकता है। शिल्पाधिकारम किसकी रचना है, तो ये इलांगो की रचना है। नेक्स्ट है कि जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक्क देवर को दिया जाता है। और जो जीवक चिंतामणि है वो संगम काल के बहुत बाद की रचना है, जो संगम काल के बहुत बाद की रचना है। और इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक्क देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक्क देवर पहले चोल राजकुमार था, बाद में जैन भिक्षु बन गया। मतलब ये कहा जाता है कि तिरुतक्क देवर जो था पहले चोल राजकुमार था और बाद में ये जैन भिक्षु बन गया। जीवक चिंतामणि किसने लिखा था? तिरुतक्क देवर ने। तो पूछा जा सकता है कि जीवक चिंतामणि किसने लिखा? तिरुतक्क देवर ने। नेक्स्ट है संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित है। यानी कि कह रहा है कि संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित है। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए जैसे ये है इंडिया का साउथ का हम मैप बनाए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संगम साहित्य में तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, यानी कि चोल जो है ना यहाँ पे उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में यहाँ पे चोल हैं। और उसके बाद है दक्षिण पश्चिम में चेर, यानी कि दक्षिण पश्चिम में चेर, यानी कि यहाँ पे चेर हैं। और पांड्य कह रहा है दक्षिण पूर्व में पांड्य, दक्षिण भी होना चाहिए और पूर्व भी होना चाहिए। तो दक्षिण पूर्व में यहाँ कौन है? पांड्य। तो ये हो गए चोल साम्राज्य में, ये साउथ में इस तरह से शासन था। संगम साहित्य में ये जो किस राजा का कहाँ पे शासन था ये हमको पता चलता है संगम साहित्य से, चोल, चेर और पांड्य के बारे में। उत्तर पूर्व में, और ये पढ़ लिए, संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोल राज्य का था। मतलब पूछा जा सकता है कि संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? चोल था। और यह पेन्नार तथा बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। ये भी पूछा जा सकता है किस नदियों के बीच था? तो देखिए यहाँ से पेन्नार नदी बहती है, यहाँ से बेल्लारू, और इसके बीच जो था चोल साम्राज्य था। तो यह पेल्लार तथा ये पेल्लार रिवर, ये बेल्लारू रिवर और यहाँ पे चोल साम्राज्य। तो यही पूछ रहा है, यही पूछा जा सकता है किस नदी के बीच? पेन्नार तथा बेल्लारू नदी के बीच स्थित है। इसका सबसे प्रतापी राजा कारिकाल था। मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि चोल साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कारिकाल। तो ध्यान में रखना है कि चोल साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा जो था वो कारिकाल था। आगे है कि कारिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म की राजकीय संरक्षण प्राप्त किया। मतलब कारिकाल जो था किस धर्म को मानता था? ब्राह्मण धर्म को मानता था। और कारिकाल ने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया। आगे है पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय हुआ था। ये पूछा जा सकता है पुहार पत्तन का निर्माण किसके समय हुआ था? तो पुहार पत्तन का निर्माण कारिकाल के समय हुआ था। और ये कारिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पूछा जा सकता है कि जो संगम काल में कावेरी नदी पे बांध किसने बनवाया और सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण किसने करवाया? तो कारिकाल ने किया। पेरुनुन पादे में कारिकाल को संगीत के सप्तस्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। यानी कि पेरुनानुन्नु पादे में कारिकाल को सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। तो ये एक ग्रंथ है,
ये जो है एक ग्रंथ है, ये एक ग्रंथ है और इसमें कार्यकाल जो राजा हैं चोल साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा, उनको सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया, यानी कि 7 स्वर के बारे में उनको पता था। संगम युग का दूसरा राज चेर का था। दूसरा कौन था? हमने देखा था चेर कहाँ पे था, यहाँ पे चेर था। तो दूसरा राज्य कौन था? चेर, चोल यहाँ पे था। तो चेर था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी में, नेंदुनजेरल आदन 155 ईस्वी में और सेनगुट्टुबन 180 ईस्वी में। तो ये नाम दे देगा, पूछेगा ये किस वंश के राजा थे, तो ये चेर साम्राज्य के राजा थे। सेनगुट्टुबन ने अधिराज की उपाधि प्राप्त की, और ये भी पूछेगा संगम काल में किसने अधिराज की उपाधि प्राप्त की, तो सेनगुट्टुबन ने। सेनगुट्टुबन किस राज्य से संबंधित थे, तो ये चेर राज्य से संबंधित थे। आगे है कि इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय की समाज में प्रतिष्ठित किया, और जो पत्तिनी नामक एक धार्मिक संप्रदाय था उनको समाज में प्रतिष्ठा नहीं था, इन्होंने समाज में उनको क्या किया? प्रतिष्ठित किया। नेक्स्ट है कि संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था। पांड्य कहाँ पर थे? यहाँ पर दक्षिण पूर्व में पांड्य थे। तो संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी, और इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरा थी। पांड्य राजाओं में नेंदुनजेलियन लगभग 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था। पांड्य राजाओं में जो नेंदुनजेलियन था वो वो क्या था? सबसे शक्तिशाली। यानी कि कह रहा है कि जो देखिए चोल साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली था कार्यकाल, चोल साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली था कार्यकाल। उसके बाद चोल साम्राज्य में सबसे फुहार पत्तन, चोल साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली था कार्यकाल। उसके बाद इसमें चेर में कौन है? सेनगुट्टुबन जो अधिराज की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। और जो पांड्य साम्राज्य है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये भी पूछा जा सकता है। मदुरा थी, और जो अभी समुद्र में विलीन हो गया है। अब पांड्य राजाओं में नेंदुनजेलियन, और पांड्य राजाओं में कौन सबसे शक्तिशाली थे? नेंदुनजेलियन। आगे है कि संगम युग में मंत्रियों को अमायचान या अमायचार कहा जाता था। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमायचान या अमायचार। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। पूछा जा सकता है कि अमायचान और अमायचार किससे संबंधित है, तो संगम युग में ये मंत्रियों को अमायचान या अमायचार कहा जाता था। नालवे राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। ये भी पूछा जा सकता है नालवे किसे कहा जाता था। नालवे जो है किसे कहा जाता है, तो राजधानी में जो एक राजसभा होती है उसे नालवे कहा जाता है। नेक्स्ट है यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था, और नालवे राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश होता था। सभी प्रकार के मामलों के सुनवाई की अंतिम अदालत होता था, और राजा देश का प्रधान जैसे वर्तमान में अभी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है DY चंद्रचूड़, और प्रधानमंत्री मोदी जी अलग हैं। लेकिन उस समय क्या था कि संगम युग में जो था वो जो नालवे था, वो नालवे क्या करता था? राजधानी में जो राजसभा होती थी उन नालवे कहा जाता था। और यह जो नालवे था यह राजा के साथ न्याय का नालवे जो था वो राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। लेकिन अभी जो वर्तमान उस समय जो था राजा देश का प्रधान न्यायाधीश होता। अभी कौन है? DY चंद्रचूड़। सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। यानी कि कहा जा रहा है कि चोरी जो करता था या जो व्यवहार अच्छा नहीं करता था किसी के साथ, उसको मृत्युदंड दिया जाता था दुर्व्यवहार करने पर, और झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। आगे है कि भूमि जो नकद थी, भूमि नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। यानी कि जो भूमि कर जो है, भूमि कर यानी भूमि में जो टैक्स दिया जाता था वो नकद भी दिया जाता था और अनाज दोनों के रूप में दिया जाता था, दोनों के रूप में। संभवतः यह उपज का 6ठा भाग होता था। कहा गया कि संभवतः यह उपज का कितना भाग होता था? 6ठा भाग, यानी टोटल का 6 भाग कर दीजिए। यानी उपज का क्या होता था? 6ठा भाग होता था। और व्यापारियों से सीमा शुल्क चुंगी वसूल की जाती थी। तो व्यापारियों से क्या वसूल की जाती थी? सीमा शुल्क और चुंगी वसूल की जाती थी।
चुंगी जो लोकल लोगों से जो टैक्स लिया जाता है उसको चुंगी कहते हैं। और ये जो है मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि जो भूमि कर कितना दिया जाता था, तो ये जो टैक्स जो दिया जाता था वो उपज का छठा भाग होता था, याद रखिए। वो ऑप्शन में रह सकता है उपज का चौथा भाग, उपज का दूसरा भाग, तो उपज का छठा भाग दिया जाता था। सेना चतुरंगनी होती थी, इसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही, मतलब चतुरंगनी यानी 4 होते थे इसमें, अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही। नगारा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था, और सैनिकों को जब बुलाया जाता था तो नगारा या शंख बजाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी, और युद्ध भूमि में जो सैनिक मारे जाते थे उनके सम्मान के लिए उनकी पत्थर की मूर्ति बनवाई जाती थी। आगे है, राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करते थे। यानी संगम युग में जो है राजा अपनी रक्षा के लिए मतलब हथियार के साथ महिलाओं को तैनात करते थे। संगम काल में के समय संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। पूछा जा सकता है संगम काल में समय जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल घड़ी का। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। और तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सबसे पहले किस काल में हुआ? संगम काल में, और उस समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था ब्राह्मण। इनकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और सूरा पीते थे। संगमकालीन ब्राह्मण जो थे वो मांस भक्षण भी करते थे और सूरा भी पीते थे, और इनकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था, और ब्राह्मण के बाद कौन थे? बेल्लार वर्ग थे, और इनका मुख्य काम क्या था? कृषि करना, एग्रीकल्चर इनका मुख्य पेशा था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनीगर कहा जाता था। याद रखिएगा, बेल्लार कृषि काम करने वाले को बेल्लार कहा जाता था, और व्यापारी वर्ग को बेनीगर। व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? बेनीगर। ये भी इंपॉर्टेंट है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है? नहीं, संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। आगे है, तोलकापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार है। मतलब कि ये कह रहा है कि तोलकापियम जो एक ग्रंथ है, तोलकापियर ने इसको लिखा है, तो इसमें कहा गया है कि जो संगम काल में जो विवाह संस्कार के बारे में जो बताई गई है, उसमें विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। और इसमें हिंदू धर्मशास्त्र में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया गया है। यानी कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह का उल्लेख मिलता है। और इस विवाह के बारे में डिटेल से एनसीईआरटी में दी हुई है, तो वो लंबी हो जाएगी। कौन विवाह मतलब होता था, किस विवाह का कितना महत्व है, कौन, जैसे इसमें देखिए पैशाच विवाह, ये बिल्कुल बेकार होता था, तो ये उसमें डिटेल से दिया हुआ है। परने विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसमें पंचतीनय कहा गया है, और परने विवाह की मान्यता दी गई थी जिसको क्या कहा गया? पंचतीनय। एक पक्षीय परने को कैकिन्नय और अनुचित परने को पेरुनिंदनय कहा गया है। मतलब कि एक पक्षीय जो विवाह होता था उसको कैकिन्नय, और अनुचित परने को जो सबकी मान्यता से जो अनुचित परने मतलब कि उचित नहीं हो विवाह, उसको पेरुनिंदनय कहा गया है। एकल परने को एकल पक्षीय परने मतलब एक ही पक्ष सहमत है तो उसको कैकिन्नय, और अनुचित परने मतलब विवाह होना ही नहीं चाहिए था तो उसको पेरुनिंदनय कहा गया है। और परने विवाह की जो मान्यता दी गई उसको पंचतीनय कहा गया है। आगे है, संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। चावल काफ़ी इम्पोर्टेंट था, चावल जो खाद्यान्न में काफ़ी महत्वपूर्ण था, और इसको दूध में मिलाकर सांभर बनाया जाता था। नर्तक नर्तकियाँ और गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें नर्तकियाँ घूम घूम कर जो है क्या करता थे? मनोरंजन किया करते थे, लोगों का मनोरंजन करते थे। और संगम साहित्य में इन्हें पानर
विडेलियर कहा गया है। यानी कि पूछेगा पानर और विडेलियर किससे संबंधित है, तो ये संगम काल में जो घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे उसी को कहा गया है। आगे है तमिल साहित्य में मच्चेलियर और ओबेयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षिता थी। मतलब कि जो कवित्री हैं, यानी कविता लिखी हैं, एक का नाम है मच्चेलियर और दूसरे का नाम है ओबेयर, ये कविता लिखती हैं और इनकी कविता से पता चलता है कि लड़कियां को शिक्षण दिया जाता था। संगम काल में लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। यानी कि संगम काल में लोग किसको शुभ मानते थे? कौवे को। क्यों? क्योंकि ना ये कौवे जो थे वो अतिथियों के आगमन की सूचना देते थे, अतिथियों के आगमन की सूचना देते थे। संगम काल में कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। यानी कौवे जो थे वो नाविकों को भी सही राह दिखाते थे और इसी कारण जो है सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। नेक्स्ट है कि आगे है संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। संगम काल में समाधियों के स्थान पर क्या करने की प्रथा थी? पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें बीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। यानी कि जो पत्थर गाड़ने की प्रथा थी समाधि पे, उनको क्या कहा जाता था? बीरगल या फिर वीर प्रस्तर। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। और ये जो बीरगल या वीर प्रस्तर जो खड़े किए जाते थे उनकी पूजा की जाती थी। और ये किनके सम्मान में खड़े किए जाते थे? तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वाले के सम्मान में। संगम काल में किसानों को बेल्लार तथा उनके प्रमुख को बेलीर कहा जाता था। यानी कि संगम काल में पूछा जाएगा, संगम काल में किसानों को क्या कहा जाता था? बेल्लार, और उनके प्रमुख को बेलीर और व्यापारी को बेनेगर कहा जाता था। और ये नेक्स्ट है संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाओं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कडेसीवर कहा जाता था। और जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी वो खेती करती थी और उन्हें क्या कहा जाता था? कडेसीवर। आगे से संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित उद्योग वस्त्र उद्योग है। यानी कि संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग है। यानी कि वो जो वस्त्र उद्योग में वो काफ़ी आगे थे, उनका वस्त्र उद्योग विकसित था, अच्छे से विकसित था। पांड्य राजाओं कोकेई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। यानी कि पांड्य राज्य में कौन कौन बंदरगाह प्रमुख था? याद रखिएगा, ये पूछ लेता है कभी कभी। कोकई एक बंदरगाह था, सालियूर एक बंदरगाह था यानी पत्तन पोर्ट, और बंदर एक बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने की प्रमुख पत्तन थी। कोकई जो था वहाँ पर मोती खोजा जाता था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। तो कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी में कि अरिकमेडु जो है किस वंश का बंदरगाह था? तो ये चोल वंश का था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार का पता चलता है, और ये भी पता चलता है इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार का। 1945 में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनके के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया। पेरिप्लस में अरिकमेडु को क्या कहा गया है? पेडोक। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियंस एक बुक है, उसमें जो है अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। नेक्स्ट है संगम काल में मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। यानी कि कह रहा है कि संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। किसने? हिप्पोलस ने। तो बड़े जहाज़ों से मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि किसने खोजी? हिप्पोलस ने। पूछा जा सकता है। उसके बाद है तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था? मुरुगन।
मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। यानी कि कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम किया गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है और हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। हिंदू धर्म में स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। स्कंद का दूसरा नाम क्या है? कुमार। और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का क्या अर्थ होता है? मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उनको पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। और मुरुगन का प्रतीक क्या था? मुर्गा थी कि पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय। उसका वस्त्र बरछा था। उसका वस्त्र क्या था? उसका वस्त्र बरछा था। कुरुबस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नी में माना गया है। यानी जो है कह रहा है कि कुरुबस नामक एक पर्वतीय जनजाति, कुरुबस क्या है? एक पर्वतीय जनजाति है और जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। और जो कुरुबस नामक एक जनजाति हैं वो जो कुरुबस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को भी मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। कुरुबस एक जनजाति है, उनकी जो पत्नी है उनको भी क्या माना गया? मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। आगे है तो हमने आज कवर किया, क्या कवर किया? तो हमने आज कवर कर लिया है संगम वंश। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे गुप्त साम्राज्य। काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट गुप्त साम्राज्य। इससे हर बार क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं। तो गुप्त साम्राज्य नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।